एडिडास, एडोल्फ डेसलर वर्सेस प्यूमा, रुडोल्फ डेसलर। ये कहानी है सबसे बड़े राइवलरी में से एक, जिसमें दो भाइयों ने मिलकर ऐसी कंपनी बनाई थी जो एक समय करोड़ों कमा रही थी। बट ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, इतने बड़े कि जर्मनी में जहां वो रहते थे वो शहर भी दो हिस्सों में बढ़ गया। तो आखिर क्या था पूरा मसला, जानेंगे इस वीडियो में। साल 1898 एक गरीब घर में जन्म हुआ रुडोल्फ डेसलर का, जिसे रूडी कहते थे, और ठीक 2 साल बाद उसका छोटा भाई का बर्थ हुआ, एडोल्फ डेसलर, जिसे एडी कहते थे। जिस शहर में ये रहते थे वहाँ के ज्यादातर लोग जूते चप्पल बनाने का काम करते थे, जिनमें से एक इनके पिता भी शूज रिपेयर का काम करते थे। पैसों की कमी के कारण इनके माताजी लॉन्ड्रिंग का काम किया करती थी, जिसमें वो लोगों के कपड़े क्लीन करती। फिर एडी और रूडी उन कपड़ों को लोगों के घरों तक पहुँचाने का काम करते। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम आया वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसमें दोनों भाइयों को जाना पड़ा। जब वॉर खत्म हुई वे घर आए तो उन्होंने पाया कि उनकी मदर का लॉन्ड्री बिजनेस बंद हो चुका था। इस वॉर के कारण जर्मन इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। बेसिक जरूरतों के लिए भी लोग तरस रहे थे। तभी एडी, जिसे बचपन से खेल कूद एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, उसके माइंड में एक बिजनेस आइडिया आया। उसने एक टाइम खेलते हुए ये नोटिस किया था कि बच्चों के पास कोई स्पेसिफिक शूज स्पोर्ट्स के लिए नहीं था, और फिर उसने डिजाइन किया स्पाइक शूज जो ओनली फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो। बट पैसे और मटेरियल्स न होने के कारण उसने एक जुगाड़ लगाया। देखो, वॉर खत्म होने के बाद जो डैमेज्ड मटेरियल थे वो पूरे वॉर जोन एरिया में फैले हुए थे, जिसे एडी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और फिर कई दिनों तक उसने डैमेज्ड मटेरियल को कलेक्ट किया, जैसे आर्मी हेलमेट जिससे उसे लेदर्स मिल जाते थे, और फटे पैरासूट से रस्सी वगैरह, जिसको एडी ने एज अ रॉ मटेरियल यूज करके शूज बनाने लगा। धीरे धीरे उसके बनाए जूते बिकने लगे। इसे देख उसका बड़ा भाई रूडी भी इसके साथ उस बिजनेस में जुड़ गया। अब रूडी एक्सट्रोवर्ट होने के कारण उसने सेल्स में फोकस किया, और अदर हैंड एडी मैन्युफैक्चरिंग में था, जिससे इनका ये बिजनेस पूरे शहर में काफी प्रॉफिटेबल बन गया। और 1924 में इन्होंने ऑफिशियली अपना एक मैन्युफैक्चरिंग स्टोर ओपन किया, नेम्ड गेब्रूडर डेसलर। बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब से ऑर्डर आने लगी। तभी जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी पावर में आई। उस टाइम हिटलर ने स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया ताकि लोग फिजिकली फिट रहे आने वाली वॉर्स के लिए, जिससे वहाँ स्पोर्ट्स शूज की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए दोनों भाइयों ने भी नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। बट रूडी हिटलर से ज्यादा इन्फ्लुएंस था और पार्टी के सभी पॉलिटिकल ओपिनियंस को ओपनली सपोर्ट भी करता था। यार अल्टीमेटली इन सब चीजों से उनके शॉप की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। बट इनको मेन ब्रेक थ्रू तब मिला जब 1936 में जर्मनी ने ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया, और क्योंकि ये पहला ऐसा ओलंपिक था जो टीवी में चलने वाला था, इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया शूज की मार्केटिंग के लिए। उस टाइम का सबसे बेस्ट प्लेयर था एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा, जेसी ओवेंस। डेसलर ब्रदर्स चाहते थे कि जेसी ओवेंस उनके शूज पहने, और यही हुआ। इनके शूज पहनकर जेसी ने 4 गोल्ड मेडल जीते, जिससे ये शूज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए, और फिर अलग अलग कंट्रीज से भी ऑर्डर्स आने लगी। प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने मेन सिटी एरिया में एक बड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद लिया, जहां वो दोनों अपने फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन इस सक्सेस के कारण दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी, क्योंकि रूडी को ऐसा लगता था कि ये ग्रोथ उसकी सेल्स और मार्केटिंग के कारण हुई, और एडी को भी ये लगने लगा कि ये ग्रोथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण हुई, और इस बात को लेके उनमें अक्सर बहस होती रहती थी। और फिर वक्त आया वर्ल्ड वॉर 2 का। जिसमें एक दिन उनके घर के पास ही बॉम्ब गिरा दिया गया था, जिससे बचने के लिए एडी ने अपने वाइफ के साथ बेसमेंट की तरफ गए। बेसमेंट में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां देखा कि रूडी और उसकी वाइफ वहां पहले से ही प्रेजेंट थे। एडी बोला, द बास्टर्ड्स आर बैक अगेन। यहाँ एडी ने बास्टर्ड्स उन बॉम्ब गिराने वाले को बोला था, बट रूडी को ऐसा लगा कि एडी ने उसे बास्टर्ड बोला, और बहस फिर शुरू हो गई। और इस टाइप की छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण वो एक दूसरे के शकल तक नहीं देखना चाहते थे। इस वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी जो कंपनी थी डेसलर ब्रदर्स, वो अब जूते ना बना के आर्मियों के लिए टैंक्स के पार्ट मैन्युफैक्चर करती थी। साथ ही इस वॉर में रूडी को एज अ आर्मी जाना पड़ा, और एडी अपनी टैंक्स मैन्युफैक्चर को संभालने लगा। देखो, रूडी वॉर के लिए तो चला गया था, बट उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसकी अब्सेंस में एडी कंपनी को टेक ओवर ना कर ले, इसलिए उसने एक लेटर लिखा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि एडी कंपनी को अकेले संभाल पाएगा, तो मेरे अब्सेंस में मेरी वाइफ को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए। बट एडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण रूडी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने नाजी अथॉरिटी में ये कंप्लेन कर दिया कि एडी गवर्नमेंट की लेदर्स को कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है, जो लेदर्स वॉर के इक्विपमेंट्स बनाने में यूज होते थे उन्हें। रूडी के इस स्टेटमेंट के कारण एडी को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वॉर खत्म होने के बाद डीनेजिफिकेशन प्रोसेस हुआ, जिसका एम था जर्मनी के लोगों के दिमाग से हिटलर और नाजी पार्टी के असर को निकालना। एडी और रूडी डेसलर को भी इस डीनेजिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। इसमें एडी ने ये प्रूव किया कि उसका इस वॉर से कोई रिलेशन नहीं था, वो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में
फोकस था। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रूडी हिटलर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। रूडी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एडी ने उसे जेल से निकलवाने की कोई भी कोशिश नहीं की। और फिर कुछ सालों बाद रूडी जेल से बाहर आया तो साल 1948 में इस कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एडोल्फ डेसलर ने अपने निकनेम एडी को एज अ प्रीफिक्स यूज किया और डेसलर के डैश को एज अ सफिक्स और बनाया एडिडास। अदर हैंड रूडोल्फ ने भी अपना निकनेम यूज करते हुए रूडा रखा था, बट बाद में इसे प्यूमा में कन्वर्ट कर दिया गया। इस कंपनी के अलग होने के कारण वहाँ के शहर में एक अजीब सा प्रभाव पड़ा। अब क्योंकि वो शहर दो हिस्सों में बटा था, बीच में एक नदी थी जिसके एक साइड एडिडास था और दूसरे साइड प्यूमा की कंपनी थी। अब शहरों में इसका ये इफेक्ट पड़ा था कि जो लोग एडिडास के साइड रहते थे वो अपना ऑलमोस्ट काम नदी के इसी साइड करते थे, लाइक स्कूल जाना, यार लोगों की शादी भी वो जिस साइड रहते उसी साइड करते थे। इवन दोनों साइड अपने अपने गैंग्स बन गए थे और लोग एक दूसरे से बात करने से पहले जूते देखते थे कि क्या वो एडिडास का है या प्यूमा का, उसके बाद ही बात करते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का इन्फ्लुएंस था। धीरे धीरे दोनों कंपनियों ने जूतों के साथ साथ शॉर्ट्स, सॉक्स, बेसिकली एक कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट लाता तो दूसरा भी कॉपी कर लेता। समय का पहिया चलता गया और दोनों बूढ़े हो गए, दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब उनके बच्चे हॉर्स्ट डेसलर एडिडास को और आर्मिन डेसलर पूमा को संभालने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की लड़ाई खत्म होगी, बट ये दोनों भी अपने कंपनी को टॉप में रखने के लिए करोड़ों रुपए स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग में उड़ा दिया, जिसके कारण 1989 आते आते दोनों कंपनी कंपटीशन के चक्कर में बैंकरप्सी होने के कगार में आ गई थी। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाते हुए नाइकी ने बाजी मार ली और टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया। अब उधर 1993 में रॉबर्ट लुइस एक बिलियनियर ने एडिडास को खरीदा और प्रेडेटर जैसे शूज को लॉन्च करके इनोवेशन के साथ कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की। वहीं सेम ईयर एक जर्मन एग्जीक्यूटिव जिट्स ने प्यूमा को खरीद लिया और फिर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ा के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे उसेन बोल्ट से स्पॉन्सर करा लिया, जिसके कारण ये कंपनी भी ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गई। और अब ये दोनों कंपनियां फैमिली बिजनेस नहीं रही। 2019 में सालों से चली आ रही लड़ाई को खत्म करने के लिए दोनों कंपनियों ने मिलकर एक फैमिली फ्रेंडली फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें दोनों कंपनियों के एम्प्लॉइज मिक्स टीम में थे, जिसमें दोनों कंपनियों के सीईओ ने भी साथ में मिलकर खेल खेला और फाइनली सालों की लड़ाई खत्म हुई। बट क्या होता अगर ये दोनों भाई लड़े ना होते और एक ही कंपनी को बड़ा बनाने में फोकस करते तो?